Good morning and welcome everyone to another episode of District Response. I am your host Samir, and today we have Mr. Surendra Narayan Pandey sir. He is an officer of Indian Administrative Service from 2007 batch. Currently, he is posted as District Magistrate of Champawat District, Uttarakhand. On the panel, we have Mr. Madan Mohan. He was a consultant for Ministry of Agriculture and a faculty at NIPSCOM, and Mr. UK Sharma, former advisor Planning Commission and Niti Aayog, and Mr. Deepak Dalasa, he is a Chief Management Officer, Scotch Group. Now, without further ado, we will turn the time over to Mr. Surendra Kumar Pandey, sir. Sir, please, you can continue, sir. Pandey, sir, over to you. Mr. Pandey, can you hear us? Mr. Pandey, are you there? Yes? Yeah, I am listening. Now you can start your presentation. Yes, sir. You can start now, presentation. Okay, thank you. Yes, sir. मैं सुरेंद्र नारायण पांडे, जिला मजिस्ट्रेट चंपावत उत्तराखंड से आज के इस एपिसोड में आप सभी का अभिवादन है, आप सभी का नमस्कार है। मैं अपने जनपद के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो जनपद चंपावत में 4 ब्लॉक हैं और 5 तहसीलें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जनपद चंपावत जो है नेपाल से हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 90 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा चंपावत और नेपाल की है। जो हमारी पृष्ठभूमि कोरोना वायरस को लेकर के इस प्रकार शुरू हुई कि नेपाल में 24 जनवरी को पहला केस जो है काठमांडू में डिटेक्ट हुआ था, और वो जो स्टूडेंट था वो वुहान से आया था। उसके बाद 25 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया, क्योंकि नेपाल जो हमारा बॉर्डर है और हमारा बनबसा जो है इमिग्रेशन सेंटर है, इमिग्रेशन पोस्ट है, वहाँ से नेपाल और भारत के बीच में आवागमन होता है। तो 26 जनवरी 2020 से हमने अपनी मेडिकल जो है रिस्पांस पोस्ट MRP जो है बनबसा, और एक और एंट्री पॉइंट है नेपाल से टनकपुर, इस पर हमने स्थापित किया। और 26 जनवरी से कंटिन्यूअस नेपाल में लॉकडाउन होने तक हम लोगों ने वहाँ पर MRP स्थापित किया है, जिससे कि जो भी नेपाल से इंडिया में आता था या इंडिया से नेपाल में जाता था, उसकी हम लोग जो है मेडिकल स्क्रीनिंग करते थे। और अगर हमें कोई लगता था कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या कोई और इससे सिम्टम्स लगते थे, तो उसको हम लोग वहाँ के प्रशासन से बात करके फिर उनको जो है अपने बॉर्डर में एंट्री नहीं कराते थे। जो हमारे कोरोना से हम लोगों की फाइट करने की जो रणनीति थी, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 5P, जिसमें कि प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और फिजिक ट्रीटमेंट और परसिंग, ओवर थिंकिंग और ओवर प्रिपरेशन को लेकर के हम लोग प्रारंभ किए थे अपनी तैयारी। जो अभी हमने बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारी जो भी व्यक्ति आते थे उनको हम लोग यहाँ पर मेडिकल उनकी स्क्रीनिंग करते थे।
या पांडे साहब शायद आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, दोबारा से आप शेयर कीजिए स्क्रीन। यस, जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो बॉर्डर पर नेपाली हमारे लोग जो है 219 स्टैंडर्ड हैं। इनके लिए हमने जो बेसिक इम्यूनिटीज है, फैसिलिटीज है, वो हम लोगों ने दे रखा है। इसके अलावा जो हमने एक इनोवेटिव शुरू किया था लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें कि जो नेपाली और इंडियंस लगभग 600 के लोग थे, तो इनको हम लोग पढ़ना लिखना, जो निरक्षर थे उनको हम लोग पढ़ने लिखने का यहाँ पर अपने एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनके माध्यम से शुरू किया था। और 107 लोगों को अभी हमने 1 मई को हमने इनको जो है लिटरेसी सर्टिफिकेट भी दिया है कि इनको जो है लिखना और पढ़ना प्रारंभिक रूप से इनको प्रारंभ हो गया है। यस, प्रारंभ में जब कोविड की शुरुआत हुई और जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे बड़ी इसमें थी कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 24/7 जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। इसमें आप देख सकते हैं कि जनपद में किसी प्रकार की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है शिकायत कर सकता है, विद्युत से संबंधित, पेयजल से संबंधित, ड्राई राशन के लिए या मेडिसिन के लिए या अन्य किसी प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, ये तहसील लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल और इवन सभी विभागों के अपने कंट्रोल रूम से, पुलिस के कंट्रोल रूम से, जिसमें कि विभिन्न सेक्टर से जो संबंधित किसी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या इंडस्ट्री से हो, उसके लिए विभिन्न प्रकार की मेडिकल से संबंधित हो, वो सभी हेल्पलाइंस हम लोगों ने पेपर्स में और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से डिस्प्ले किया था कि जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जो हम लोगों ने शुरू में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसी समय हमने अपना जो प्लान था, बहुत एग्जॉस्टिव प्लान बनाया था, जिसमें हमारे जो डीएम के जस्ट बाद एडीएम होते हैं उनको हमने ओवरऑल नोडल ऑफिसर बनाया और सभी एसडीएम को जो है इंसिडेंट कमांडर, जिससे कि सभी लाइन डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में रह करके काम कर सकें। और हर वर्क के लिए हमने नोडल ऑफिसर्स और उनके साथ उनकी टीम बनाई थी कि जिससे कि किसी प्रकार के जो प्रॉब्लम हो, चाहे रिलीफ कैंप की हो, लेबर वेलफेयर की हो, प्रोक्योरमेंट की हो या ह्यूमन रिसोर्सेज की हो, और जो हमारे मेडिकल्स है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और उनके एचआर से संबंधित जो रिक्रूटमेंट है, उन सब के लिए हमने प्रॉपर जो है टीम गठित की थी। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन की टीम और हमने ट्रेजरी अफसर को लगाया था कि जिससे कि हमारा ऑडिटिंग भी होता रहे कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो किस लेवल की है। तो उसमें हमने ग्रीन, रेड और येलो और ब्लू जो है मार्किंग किया था कि हमारी तैयारी जैसे 25%, 50% और 75%, 100% है, उस तरह से जो है कलर कोड के अनुसार वो इंडिपेंडेंट हमारी मॉनिटरिंग भी होती रहती है। और हमने लाइजन अफसर नियुक्त किए जिससे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लाइजनिंग का काम है और वो हमारा सुचारू रूप से होता रहे। इसके अलावा हमने जो है एमएमटी और आरटी, मोबाइल मेडिकल टीम और जो है रैपिड रिस्पांस टीम हमने गठित किया। इसके अलावा प्रतिदिन जो है हमारी एनआईसी की टीम जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चाहे वो स्टेट लेवल से हो, सेंट्रल लेवल से हो या इंटरनल हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स लेवल पर हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी एनआईसी टीम जो है कंटिन्यूअस हमें सपोर्ट करती है। मेडिकल रिस्पांस टीम के लिए जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती थी कि हमारे यहाँ एक पूर्णागिरी मेला होता है जो कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेल, ये रुहेलखंड वाला इलाका है, जिसमें कि बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, ये काफ़ी यहाँ से लोग जो है पूर्णागिरी मेले में आते हैं और ये मेला करीब 3 महीने चलता है। तो ये मेला हमारा 11 मार्च से स्टार्ट हो गया था। तो इसमें जो है काफ़ी संख्या में प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार और इवन कभी 70,000 तक भी लोग आते हैं। इसलिए जब ये मेला स्टार्ट हुआ तो हमारे समक्ष जो चुनौती थी, क्योंकि उस समय तक उत्तराखंड में कोरोना का केस नहीं आया था और कोरोना का केस जो उत्तराखंड में था, फर्स्ट केस जो डिटेक्ट हुआ था वो 15 मार्च को जो है देहरादून में डिटेक्ट हुआ था, और वो भी इंडियन फॉरेस्ट अफसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स थे जो कि अपने फॉरेन ट्रिप पर गए थे स्पेन, वहाँ से वो लोग लौटे थे, वहाँ से वो इन्फेक्ट हुए थे। इसके बाद जब 15 मार्च को ये डिटेक्ट हुआ तो हम लोगों ने ये विचार करना शुरू किया कि हमें पूर्णागिरी मेला कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। तो उसके बाद हम लोगों ने 16 मार्च को ये डिसीजन लिया कि पूर्णागिरी मेला को स्थगित कर देंगे।
तो 16 मार्च को जो 11 मार्च से हमारा पूर्णागिरि मेला स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि लगभग 11 से 15 के बीच में 2 से ढाई लाख लोग आ चुके थे। उसके बाद हमने 16 को बैन किया और सबको जो है इवैक्यूएट करना प्रारंभ किया, और फिर 17 तारीख तक 18 तारीख तक सारे लोग जो है हमारे जो है यहाँ से निकल गए। और जो हमारे बॉर्डर की जो हमारे जनपद में 4 बॉर्डर हैं, जो कि नेपाल के साथ साथ जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उससे टच होता है, जिसमें जगपुड़ा पुल है, ककराली गेट है, बालिक है, घाट है और रीठा साहिब है। इन पर हमने अपनी पुलिस की, रेवेन्यू की और मेडिकल की हमने टीम गठित किया, जिससे कि बॉर्डर में जो जनपद में हमारे कोई भी व्यक्ति एंट्री करे उसकी जो है मेडिकल स्क्रीनिंग जो है प्रॉपर हो सके। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि किसी प्रकार से जो मास गैदरिंग है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन जारी हुई, और चूंकि आपको ये पता होगा कि हमारे स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू था मार्च को, उसी की नाइट में ही 9 बजे उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 31 मार्च तक जो है लॉकडाउन करेंगे। तो हमारे स्टेट में 22 मार्च से कंटिन्यूस जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज थी 24 मार्च से पहले, वो सब स्टार्ट हो गई थी, और जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो निर्णय लिया कि स्कूल्स हमारे बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स और जो भी कम्युनिटी एक्टिविटीज हैं वो सारे पर जो है रोक लग गई, और पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज़ें बैन कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्टेड, और जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब पर रोक लग गई। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जितने प्रकार के गैदरिंग होते हैं उसमें पब्लिक को किस प्रकार कन्विंस किया जाए और किस प्रकार से जो है मास गैदरिंग को डिस्करेज किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ चंपावत में जो सबसे बड़ी एक्टिविटीज एक एग्रीकल्चर की है, वो टी गार्डन है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का टी का काम होता है, और इसमें मनरेगा और जो टी बोर्ड है उसकी डबटेलिंग करके उनको जो है पेमेंट किया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो प्लकिंग का काम है चाय की पत्तियों का, वो हम लोग करवाते थे, और जिससे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जो महिलाएं हैं, करीब इसमें 400 महिलाएं इन्वॉल्व हैं, जिससे कि उनकी आजीविका पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। और हर लेवल पर अवेयरनेस के लिए पोस्टर पंपलेट बनवाया गया, और उसको ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में हर जगह जो है उसको बांटा गया। इसके अलावा हम लोगों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन्होंने मास्क प्रिपरेशन, ग्लव्स प्रिपरेशन का काम भी किया, और उस मास्क को हम लोग विभिन्न जो हमारे विभाग हैं, NGOज हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी लेवल पर हम लोगों ने वितरण करना शुरू किया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी कि 2 व्हीलर पर और 4 व्हीलर पर किस प्रकार से मूवमेंट होगा, उसको जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया, और सभी जगह जहाँ पर भी गैदरिंग हो सकती थी वहाँ पर जो है रेड पेंट से जो है आइसोलेशन सर्किल बनाए गए, जिससे कि इसेंशियल कमोडिटीज या जो इसेंशियल सर्विसेज है उनको लेने में किसी प्रकार की जो है सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन न हो। और जहाँ पर भी अगर वायलेशन हुआ तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली हम लोगों ने, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो या IPC की धारा 188 हो, उन सब में जो है मुकदमे कायम किए गए, जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फेस कवर पहनना है इसका जो है पालन हो सके। और जितने भी दुकान, चाहे वो इसेंशियल कमोडिटीज की हो, वेजिटेबल्स की हो, फ्रूट्स की हो, या इसेंशियल सर्विसेज में बैंक्स है, गैस है, और जो हमारे फेयर प्राइस शॉप्स है उनके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन का है, LPG है, इन सबको हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि वहाँ पर किसी प्रकार से भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म ब्रेक ना होने पाए। हमने चूंकि काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश के और हमारे विभिन्न राज्यों के जो लोग थे, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, नेपालीज काम करते हैं, वो लोग जो है हमारे यहाँ आ गए थे, उन लोग फंसे हुए थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ स्थिति आई कि जो चंपावत के रेजिडेंट थे, यहाँ के निवासी थे, वो विभिन्न प्रदेशों में जो सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे थे, वो लोग वापस लौटना प्रारंभ किए। इसमें अभी तक जो हमारे पास लोग आए वो 7,000 के आसपास आए। उनको हमने शुरू में, ये लोग मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए थे। इनको हमने सभी को स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन किया था, जिसमें 7,000 लोग हैं। इसमें से करीब 4,000 लोगों का होम क्वारंटाइन पूरा भी हो चुका है,
जैसे जैसे लोग आते गए उनको हमने स्ट्रिक्टली जो है नोटिस सर्व किया, बॉर्डर पर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग किया। जिसको लगा कि उसको में ILI के सिम्टम्स है उनको हमने स्ट्रिक्टली जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए हम लोगों ने 1000 जो हमारे गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं और जो प्राइवेट होटल्स थे उनको हम लोगों ने लिया। उसके लिए गवर्नमेंट ने रेट भी निर्धारित किया है। तो जिनमें भी ILI के सिम्टम्स लगते थे या हम डॉक्टर्स जिनको रिकमेंड करते थे उनको हम लोग स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते थे। तो 262 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया, जिसमें कि 14 दिन के बाद उनको नेक्स्ट 14 डेज होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। हमारे जनपद में लगभग 11 जो है फॉरेनर्स थे, जिसमें से 3 जो है जा चुके हैं, अभी 8 लोग यहाँ पर हैं। इसी के अलावा साथ साथ जो है लगभग 66 लोग जो कि चंपावत के हैं और विभिन्न प्रदेशों में थे, जिसमें कि चाइना के वुहान से भी कुछ लोग आए थे, जो कि दिल्ली में उनको जो है क्वारंटाइन करने के बाद फिर यहाँ भेजा गया था। तो वो 14 दिन जो होम क्वारंटाइन थे उसका हम लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो कराया। कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग के लिए हम लोगों ने बहुत एग्रेसिव टीम बना रखी थी कि किसी प्रकार से जो भी व्यक्ति आ रहा है, अगर वो किसी भी ऐसे जगह से आ रहा है जो रेड जोन हो या ऑरेंज जोन हो या हॉट स्पॉट हो, तो उनकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग रखें। इसके लिए हमने 6 मोबाइल्स नंबर और लैंडलाइन नंबर इसमें रखे थे कि प्रतिदिन हमारी जो टीम थी, डेडिकेटेड टीम, वो ऐसे व्यक्तियों से जो कि होम क्वारंटाइन में रखे गए थे उनसे जो है बात करना, वहाँ के ग्राम प्रधान, आशा, ANM, आंगनबाड़ी से बात करना, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, वहाँ के प्रधान और जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ये टीम लगातार उनसे बात करती रहती थी। और हमने BRT ब्लॉक रिस्पांस टीम और सिटी रिस्पांस टीम गठित की गई, जिससे कि अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो है बराबर मॉनिटरिंग हो सके। और हमारे जनपद में 211 ग्राम पंचायतें हैं और 24 न्याय पंचायतें हैं। तो हमने हर न्याय पंचायत के लिए एक नोडल अफसर और इसी प्रकार हर ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अफसर नामित किया, कि जिससे कि वो ऑफिसर्स Yes, sir. Please continue. Yeah. जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि हमारे जनपद में नेपाल के काफ़ी लोग काम करते हैं। तो हमें नेपाल के जो CDO थे उन्होंने 2 अप्रैल को बताया कि एक व्यक्ति नेपाली नागरिक जो कि चंपावत से इल्लीगल ढंग से बॉर्डर क्रॉस करके आया है, उसको जो है कोरोना पॉजिटिव मिला। उसके बाद हमारी चिंता काफ़ी बढ़ गई। जब हमने ट्रेसिंग किया तो ये पता चला कि वो हमारे जनपद के सल्ली गांव में PMGSY के अंतर्गत वो लेबरर के रूप में कार्य करता था। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो 24 मार्च को वहाँ से पैदल चलते हुए 27 मार्च को बॉर्डर पर आया और 27 मार्च को वो हमारी काली गंगा है, शारदा नदी, जो कि नेपाल और भारत को डिवाइड करती है, उसको क्रॉस करके ट्यूब्स के माध्यम से नेपाल में पहुंचा। और वहाँ की जो फोर्स है सिक्योरिटी, उन्होंने जो है उसको पकड़ा और उसको जब पकड़ा और उसके साथ और जो 11 लेबरर्स थे और जिसने उसको ट्रांसपोर्ट किया था या जहाँ पर वो रुका था, इस तरह से उन्होंने 29 लोगों को ट्रेस किया। और 29 लोगों को ट्रेस करने के बाद जब उनके सबके टेस्ट किए गए तो वो व्यक्ति का पॉजिटिव आया और लोग निगेटिव थे। तो उसमें हमारी चिंता काफ़ी बढ़ गई कि चूंकि हमारे जनपद में ये काफ़ी दिन वर्क करके गया है। फिर हम लोगों ने पूरी ट्रैकिंग की और ट्रैकिंग करने के बाद जो भी जिस रास्ते से वो गया था उन गाँव को, और बेसिकली जिस गाँव में वो था
वहाँ को हमने जो है कम्युनिटी सर्विलांस में रखा और उसके गांव को हमने सील किया। और जिन जिन लोगों के गांव में टच में था, जैसे बताया गया कि वो राशन लेने जाता था, ठेकेदार था उसको, और जो मुंशी थे, जो वर्क इंचार्ज थे, जो काम कराते थे, उनको 4 लोगों को हमने उसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया। उनका जो है स्वैप ले करके भेजा गया, उन सबका नेगेटिव आया। उस गांव को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा गया कम्युनिटी सर्विलांस में। 14 दिन तक किसी के कोई ऐसे लक्षण नहीं आए। फिर जाकर के हम उस गांव को जो है कम्युनिटी सर्विलांस से बाहर किए। इसी तरह एक और गांव था हमारा गुदमी विलेज, वहां भी एक व्यक्ति को ILI का सिम्टम्स आया था, क्योंकि वो पैदल चल करके दिल्ली से पैदल चल करके वो चंपावत आया था। तो उस समय चूंकि स्प्रेड हो चुका था, तो हम लोगों ने प्रिकॉशन के तौर पर उसको, और फिर उसने गांव में जिस भी डॉक्टर्स को दिखाया था, डॉक्टर्स की फैमिली को, प्रधान से मिला था, प्रधान की फैमिली को, और उस व्यक्ति को, इस तरह से 11 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा। उनके सबके स्वैप्स लिए और उनको जो है भेजा गया, उन सबके नेगेटिव आए। और 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के बाद उनको हम लोगों ने वापस भेजा। तो जो हमारी एग्रेसिव कंटेनमेंट की और सर्वेलांस की पॉलिसी थी, इसके अंतर्गत हम लोग जरा सा भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने या होम क्वारंटाइन करने में हम लोगों ने जरा सा भी कहीं पर हेजिटेशन नहीं किया, और विलेज लेवल पर वायलेशन को रोकने के लिए पूरा हमने प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो काफ़ी जो स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनके लिए खाद्यान्न की प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि जब सारी गतिविधियां चलती हैं, होटल्स, ढाबे सब चलते हैं और लोगों की गतिविधियां रहती है, तो उसमें इनको खाने पीने की सामग्री की कमी नहीं रहती है, इनको मिलता। So please continue. या सिक्योरिटी प्लान काफ़ी हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बनाया था, जिसमें कि बॉर्डर सीलिंग, चाहे वो लैंड लॉक्ड हो, लैंड बॉर्डर्स हो या रिवर बॉर्डर्स हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, लॉकडाउन के जो स्ट्रिक्टनेस प्राविधान थे उसको फॉलो कराना, बैरियर्स लगाना, पेट्रोलिंग करना डे नाइट। और सबसे बड़ी जो चुनौती थी कि जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसमें कोई प्राइस हाइक ना हो और कोई होर्डिंग्स ना करे, उसके लिए बराबर प्रतिदिन जो है हम लोग उसकी स्टॉक्स पोजीशन लेना, और सभी दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करना, चाहे वो फ्रूट्स की हो, वेजिटेबल्स की हो, या अन्य जो किराना की दुकानें होती हैं, सभी पर प्राइस लगाया गया, जिससे कि उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सके। जो रिलीफ सेंटर हम लोगों ने जब बनाए, तो सभी लोगों की एक ही मांग थी कि हमें हमारे नेटिव डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाए, और काफ़ी उन लोग एग्रेसिव थे और कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये था कि लॉकडाउन का किस तरह से पालन कराया जाए और इनको किस प्रकार से कंटेनमेंट यहाँ किया जाए और इनको इन्वॉल्व किया जाए। इसके लिए रेगुलर जो हम लोगों ने SOP बनाई कि प्रतिदिन इनका योगा कैंप ऑर्गेनाइज होगा। हमारे 11 कैंप चल रहे थे और 11 कैंप में प्रतिदिन योगा की एक्टिविटी, प्रतिदिन इनका जो है मेडिकल चेकअप किया जा रहा था। इसके अलावा सोशल बिहेवियर काउंसलिंग का जो कार्य था इनका, कि जिससे कि इनका मेंटल हेल्थ जो है बना रहे।
लिटरेसी नेपाली और हिंदी में हम लोगों ने प्रारंभ किया। डी एडिक्शन नशा मुक्ति पर इन लोगों को, और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके साथ जो है बराबर इनका इंटरेक्शन। वहाँ पर आपस में नेपाली जो थे अपने और जो इंडियंस थे ये आपस में रोज कल्चरल प्रोग्राम करते थे। इन लोगों ने वहाँ पर क्लीनिंग ड्राइव्स भी चलाए, काफ़ी अच्छा सैनिटेशन का वर्क भी किया। वहाँ पर प्रोजेक्टर्स और वीडियोस लगाए गए जिससे कि ये फिल्म भी देखते रहे और रेगुलर इनका जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें बना रहे। अभी हमने जैसा आपको बताया कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, मेडिकल्स हो, होम डिलीवरी हो, डॉक्टर्स का और पेशेंट का इंटरेक्शन हो, और नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अर्बन एरिया में जितने भी ट्रक्स आ रहे थे जो इसेंशियल सामग्री लेकर या प्राइवेट व्हीकल आ रहे थे पास लेकर, उनको सभी को 100% सैनिटाइज किया जा रहा था, जिससे कि कोई भी इस तरह का फैलाव जो है रोका जा सके। हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बॉर्डर्स पर लगाई गई हैं, जिससे कि जो भी गाड़ियां हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटर्स कर रही हैं उनको जो है वहां पर सैनिटाइज किया जाए। हमने सभी ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजर मशीन्स उनको खरीद करके दिए हैं और वो गांव में भी लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और वहां पर भी मास्क का वितरण किया गया, जिससे कि हर स्तर पर लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोग जो है इसको फॉलो करें। इसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड कराने के लिए आशा, एएनएम और जो हमारे टीचर्स हैं उनको लगाया गया। हमारी जो मेडिकल की टीम है उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथिक और एलोपैथिक के जो टीम है, डिपार्टमेंट है, इनको सबको जो है इंटीग्रेट करके और सबको जो है काम इसमें लिया जा रहा है। और मेडिसिन की काफ़ी यहाँ पर चूँकि जो दवाइयाँ होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट से बाहर मिलती हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए मेडिकल टीम ने होम डिलीवरी के लिए जो है अब तक लगभग 40 लोगों के जो है रिक्वायरमेंट आई थी, उनको सबको हल्द्वानी या बरेली या आसपास के जगहों से मेडिकल्स की दवाइयाँ मंगाकर उनको दी गई। कम्युनिकेशन प्लान में हमारे जो कि ऐसे बॉर्डर्स का हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो कई जगह यहाँ पर मोबाइल फोन्स या लैंडलाइन काम नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट अफसर्स हैं उनके पास सैटेलाइट फ़ोन है जिससे कि वहाँ से कम्युनिकेशन कर सकें। IVR सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें कि लोग कॉल करके और अपनी रिक्वायरमेंट नोट करा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसे मामलों में, वहाँ से हम लोगों का रेगुलर कम्युनिकेशन बना रहे, इसके लिए आशा, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, विलेज पंचायत ऑफिसर्स हैं और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ बराबर संवाद कायम करने के लिए हम लोगों ने हर स्तर पर कार्य किया। रिलीफ एक्टिविटी, ये ड्राई राशन के लिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि जो भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा या जो लेबर डिपार्टमेंट पंजीकृत नहीं होंगे उनको हम लॉकडाउन के समय ड्राई राशन देंगे। तो ड्राई राशन देते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का फॉलो किया गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्ट्रेंडेड थे और वो किसी उनको खाना बनाने या उस तरह की स्थिति में नहीं थे, उनके लिए हम लोग टिफिन एट होम प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें आप देख सकते हैं कि 38,000 के आसपास फूड पैकेट्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 48,000 जो है होम टिफिन हम लोग दे चुके हैं और 7,500 के आसपास ड्राई राशन पैकेट अब तक वितरित किया जा चुका है। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि जिसके अनुसार हमें कोविड केयर सेंटर्स के लिए हमने 102 होटल्स और गेस्ट हाउस ईयर मार्क किए हैं, जिसमें कि 60 होटल्स और 42 होटल्स को सस्पेक्टेड और माइल्ड और केसेस के लिए आइडेंटिफाई किया गया। इनमें जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स लगेंगे उनके लिए 48 रूम आइडेंटिफाई किए गए कि 7 डेज वो वर्क करेंगे और अगर 7 डेज वर्क करने के बाद उनको फिर 1 वीक वर्क के बाद फिर वो जो है क्वारंटाइन में चले जाएंगे, फिर दूसरी टीम आएगी, जिससे कि किसी प्रकार से जो है इसके स्प्रेड को रोका जा सके। इसके अलावा 5 एम्बुलेंस हम लोगों ने ईयर मार्क किए हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको डिजिग्नेट किया गया है, उसमें 66 बेड अवेलेबल है और इनके
यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीएम को अधिकृत किया गया। इसके अलावा जो हमारे एसपी साहब थे उनको भी पास देने के लिए अधिकृत किया गया। तो इसमें केवल मेडिकल इमरजेंसीज के लिए या किसी प्रकार की अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो उसके लिए पास जारी करने के प्रावधान किया गया, जिससे कि मूवमेंट को कम से कम जो है होने दिया जाए और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो इस प्रकार जनपद में 731 जो है पासेस जारी किए गए और ये सब लगभग ई पासेज जो है जारी किए गए। जहां पर ई पासेज का लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं थी वहां मैनुअल पास भी जारी किए गए। क्वारंटाइन फैसिलिटी अभी जो हम दिखा रहे थे ये मैं खुद हूं, जो कि मैं इन लोगों के साथ योगा कर रहा हूं, जिसमें कि ये मयूर आसन और शीर्षासन हमने इनके सामने किया था। और इनको काफ़ी जो है इन्वॉल्व करने के लिए हमारे प्रतिदिन कोई न कोई जिला स्तरीय अधिकारी जाकर इनके बीच में इनको मोटिवेट करना, इनके साथ योगा की एक्टिविटीज करना, जिससे कि इनको एक अपने होमनेस फील हो। किसी प्रकार से इनको न हो कि हम बाहर रह रहे हैं और इनको अपने घर की जो बार बार ये जिद करें कि हमें घर भेजा जाए, उससे इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए यहाँ रुकने के लिए। सैनिटाइज ड्राइव, जो ये हमारा बॉर्डर है जहाँ पर कि फायर ब्रिगेड के हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और ये बॉर्डर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है। और स्प्रे मशीन हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों को स्प्रे मशीन दे दिया है, जिससे गांव में भी सैनिटाइजेशन का कार्य होता रहे। सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए किसी प्रकार की जो गाड़ियां हैं उनको रोका न जाए और प्रतिदिन ये गाड़ियां जो है इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल कमोडिटीज के जो है सप्लाई चेन को मेंटेन की रहे। इसके लिए हम लोगों ने प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना और जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनके माध्यम से भी जो सामग्री आ रही है वो टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो बीपीएल और अंत्योदय और एपीएल के कार्ड धारक हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया था कि बीपीएल और जो अंत्योदय के उनको 5 किलो राशन प्रतिमाह अप्रैल में जून में दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया था कि एपीएल के जो कार्ड धारक हैं जिनको कि 7.5 किलो चावल और गेहूं मिक्स करके दिया जाता था, उनको अब 20 किलो गेहूं और चावल मिक्स करके दिया जाएगा, जिससे कि लॉकडाउन पीरियड में उनको किसी प्रकार की ड्राई राशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो कम्युनिटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम लोगों ने मोबिलाइज किया। हमारे यहाँ मायावती आश्रम है जो कि रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गुरुद्वारा है और भी जो रामलीला कमेटीज हैं, इन लोगों ने काफ़ी लोगों को ड्राई राशन फूड पैकेट वितरण का काम किया प्रशासन के साथ मिल करके। और कुछ लोगों ने हमें जनपद में लगभग 3 लाख से ऊपर रेड क्रॉस में हमें कंट्रीब्यूशन भी दिया, जिसका कि हम लोग जो है इस वेलफेयर के स्कीम में हम लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। और चंपावत एक प्रयास करके जो हमने अभी बताया कि आईवीआर सिस्टम हमने लॉन्च किया, इसमें कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट को प्लेस कर सकता है और उसको जो है होम डिलीवरी सर्विसेज देने के हम लोग प्रयास इसमें कर रहे हैं। ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनमें सबको कोविड की क्या सावधानियां हैं, किस प्रकार से अगर हमें इलाज करना है, उसमें हमारे आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, एलोपैथ के और वेटनेरियन को हमने ट्रेनिंग दिया है कि जिससे कि हर व्यक्ति फ्रंट लाइन के अलावा सेकंड और थर्ड लाइन भी तैयार रहे, जिससे कि कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो उसको मीट आउट करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जितने भी हमारे आंगनबाड़ी है, आशा है, विलेज लेवल एम्प्लॉयज हैं, सबको ट्रेनिंग दिया गया कि जब भी आप क्वारंटाइन में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, होम क्वारंटाइन हो, या जब आप बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं तो किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, उनके एंट्री कैसे करेंगे और कितना उनके साथ
इंटरेक्ट करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब उनको जो है ट्रेनिंग दिया गया। ये मास्क प्रिपरेशन का और ग्लव्स जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये एक्टिविटीज कर रही हैं, और ये लोगों ने अब तक 1 लाख से ऊपर इनकम भी कर चुकी है, और 50,000 ग्लव्स और मास्क बना करके ग्रामीण क्षेत्रों में विभागों को ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इससे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये कोरोना के संदर्भ में, कि जिससे इनको अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए, और जितने भी ड्राइवर्स हैं, शॉप कीपर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको सबको मास्क हम लोग यहाँ पर निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, जिससे कि लोग इस प्रकार की जो जानकारियां हैं और जो बीमारी का किस प्रकार से रोक किया जा सकता है उसके लिए अवेयर करना और इस ड्राइव को चलाना। माइक्रो प्लानिंग प्रतिदिन हमारी कोर टीम है, जो कि हम लोग 6 बजे से बैठते हैं, और 6 बजे से जितनी भी दिन भर की एक्टिविटीज होती है उसको फीडबैक लिया जाता है, और कहाँ पर हमारी कोई शॉर्ट कमिंग्स है या और इम्प्रूवमेंट हमें कहाँ करना है, उसके लिए हम लोग आपस में चर्चा करके आगे की रणनीति बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी ये 2-3 दिन से ये प्रयास शुरू हुआ है कि जो हमारे जनपद के या स्टेट के अन्य जनपदों में लोग फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया और उसमें रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया है। तो हमारे जनपद में लगभग 10,000 से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और वो आने वाले हैं। इसके लिए हमने ग्राम स्तर पर जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका एक ग्रुप बना दिया है, और उस ग्रुप में हमने ये निर्णय हम लोगों ने लिया है कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको कम्युनिटी क्वारंटाइन करेंगे, विद्यालय या पंचायत घर में रखा जाएगा, और उनके पूरी व्यवस्था वही विद्यालय और पंचायत घर में होगी, जिससे कि वो व्यक्ति अपने घर पर न जाए। क्योंकि अब इस समय हमारे जनपद में जो आने वाले लोग हैं केरला से हैं, गोवा से हैं, दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, ऐसे जगहों से आ रहे हैं जहाँ पर कि रेड जोन या हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन है। वहाँ से आने का मतलब है कि हो सकता है कि इसमें कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जितने भी 10,000 या 12,000 जो भी आएंगे उनको सबको हम लोग कम्युनिटी क्वारंटाइन करेंगे, और किसी का भी सोशल इंटरेक्शन नहीं होने दिया जाएगा, जिससे कि इसके जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक किया जा सके। और इसके लिए हमने जो कुमाऊनी यहाँ की डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट, उसमें प्रधानों से अपील भी किया है कि लोग जो है इस चीज़ को समझें, और लोगों का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनका बहुत एग्रेसिव और बहुत पॉजिटिव हमें कोऑपरेशन मिल रहा है। अब तक हमारे जो है करीब कल से 200 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, और उनको हम सभी ने अपने विद्यालयों में उनको रखा है, और गांव वाले उनके पूरे भोजन, बेड, चारपाई और जितनी व्यवस्थाएं सब लोग वो लोग कर रहे हैं, और दोनों प्रशासन और ग्राम पंचायत मिलकर इस कार्य को कर रही है। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षक दल बनाया गया है, और ग्राम रक्षक दल में वहाँ के गांव के लोग, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, इसके साथ साथ हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, आशा है, आंगन है, पंचायत राज के एम्प्लॉय हैं, इन सबको मिक्स करके बनाया गया, जिससे कि अगर कोई भी वायलेशन करता है तो उसकी सूचना हमें प्राप्त होती रहे। आगे का जो रोड मैप हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जनपद में लगभग 20,000 लोग आने वाले हैं। इन 20,000 लोगों के लिए किस प्रकार से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है उसको किस प्रकार से कंटेंट किया जाए और इनको यहाँ पर रोका जाए। इसके लिए 3 प्रकार की अभी हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने अभी तत्काल जो मनरेगा का कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हमने जॉब कार्ड, पंजीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको वर्क भी दे रहे हैं, जिससे कि उनको इनकम जनरेशन प्रारंभ हो जाए। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में अभी मास्क प्रिपरेशन का, ग्लव्स का काम किया है, कम्युनिटी किचन चला रही हैं, तो इनका ये इनकम जनरेशन प्रारंभ हुआ है। इसको किस तरह से सस्टेन किया जाए इस पर वर्क चल रहा है। मिड टर्म में ये प्लानिंग की गई है कि जो अपना MSME के अंतर्गत स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं उनको किस प्रकार से बैंक से लिंक किया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे यहाँ डेयरी का बहुत अच्छा कार्य होता है, लगभग स्टेट में हमारा जो है 3rd नंबर है, 13,000 लीटर पर डे हमारे यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को इससे जोड़ा जाए, मिल्क प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले।
लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि हम अपने जनपद में प्रोडक्शन जोन बना रहे हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के हमने प्रोडक्शन जोन बनाए हैं। और एक प्रोडक्शन में जोन में एक प्रकार के गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि बायर और सेलर की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमने मैपिंग कराया है, जिसमें कि हम टूरिस्ट सर्किट के रूप में अपने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें हमने उसको नाम दिया है चंपावत द हब ऑफ हेवन, जिसमें हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल, एडवेंचरस, कल्चरल टूरिज्म है उनको लिंक करके, और एक बहुत बड़ा हमने मैसिव एक्सरसाइज किया है और ये बहुत बड़ा हमारा प्लान है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक कल्चरल जो है मैप पर जो है बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, और इससे एक्टिविटीज बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ राफ्टिंग की, एंगलिंग की, पैराग्लाइडिंग की काफ़ी संभावनाएं हैं और लोग आकर यहाँ करते हैं। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट को जो है एक पूरा प्लान बना करके भेजा है कि किस तरह से हम जो है आगे का इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। इसके अलावा हमारे जनपद में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम GIS मैपिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से लिंक हो सके, और जो वाटर क्राइसिस है या इरिगेशन के प्लान्स हैं उसको हम इफेक्टिवली जो है संचालित कर सकें। थैंक यू। Thank you very much, sir, for the presentation. Now it's time to take some questions from our panelists. And firstly, I would request Mr. Deepak Dalal, sir, to ask his question. Sir, please. सुरेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो हमें बताया आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। थैंक यू। और एम आई ऑडिबल? या तो जो कि आप कदम उठा रहे हैं टू कंटेन कोरोना, और उसके अलावा भी जिस तरह से आप ने बताया प्रिपेयर्डनेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो काफ़ी सराहनीय कदम है। मेरे कुछ सवाल हैं, सवाल इन द सेंस जस्ट जानना चाहते हैं। पहला आपने बताया है आरोग्य सेतु ऐप आप आशा और आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू डाउनलोड करवा रहे हैं, तो अभी तक कितने डाउनलोड हो चुके हैं? जी। और जो भी आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रहा है वो उसके फायदे के बारे में जानता है, या सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डायरेक्शन दिया है इसलिए वो डाउनलोड कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, मैं जानना चाहता हूँ जो कि आशा वर्कर्स या हेल्थ वर्कर जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, फील्ड में हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट में PPE किट जितनी आपको चाहिए उतनी अवेलेबल है या उसका कुछ शॉर्टेज है? नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, जो मूवमेंट पास आपने अभी तक बताया कि 731 मूवमेंट पासेस आपने इशू किए हैं, तो कौन कौन अधिकृत है मूवमेंट पास जारी करने का? DM के अलावा कमिश्नर है, या फिर लोकल लेवल पर सरपंच भी इन्हें कर सकता है? कर सकता है तो सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट है या फिर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है या इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है? ये 3 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। नंबर 1 जो आपने पूछा कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में लोगों को जानकारी है कि नहीं और कितनी संख्या में डाउनलोड किया गया है। अभी तक जो हमारे जनपद की पॉपुलेशन है वो लगभग 3 लाख के है, और जो हमने मोबाइल्स के सब्सक्राइबर्स नंबर्स लिए थे वो लगभग 2 लाख के आसपास है। लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास की बटन मोबाइल है, स्मार्टफोन्स कम लोगों के पास है। तो अभी तक लगभग 25,000 लोगों ने अपने डाउनलोड किए हैं, और जो भी डाउनलोड कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर से प्रवेश कर रहा है या जो आशा और ANM और आंगनबाड़ी और टीचर्स जा रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आपका ये बॉडीगार्ड है और इससे आप सिक्योर्ड हैं, क्योंकि आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, और कोई भी जितने भी पॉजिटिव केस अब तक डिटेक्ट हुए हैं उन सभी लोगों के उसमें डिटेल्स हैं, तो आप इससे सुरक्षित हैं। तो ये आपके लिए सूचना देगा, तो उनको बता करके तभी डाउनलोड कराया जा रहा है, जिससे कि वो अवेयर हों और डाउनलोड करने के बाद उसका इम्पोर्टेंस भी समझें और उसको अपडेट भी करें। जो हमारे वर्कर्स हैं जो बॉर्डर पर लगे हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनके लिए मास्क और ग्लव्स ये हम लोग दे रहे हैं, और उनको ये भी बताया जाता है कि जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, जिसमें कि लगभग 6 फीट या 1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और आप बिना जब भी सोशल वर्क में जाते हैं, अपने ड्यूटीज में जाते हैं, बिना मास्क के और बिना ग्लव्स के नहीं जाएंगे, और कभी भी क्लोज कांटेक्ट में होकर के किसी से बात नहीं करेंगे। उनकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि PPE की जो मात्रा है, PPE के हमारे पास जो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए डेडिकेटेड जो PPE है वो गवर्नमेंट से हमें सप्लाई हुआ है,
इसके अलावा लोकल लेवल पर भी जो 45 GSM की या 85 GSM की है उसको हम लोगों ने लोकल लेवल पर परचेज किया है, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके अंदर रहे और जब भी वो इंटरेक्ट करें तो वो पहन करके उसको करें, जिससे कि उनको लगे कि नहीं प्रशासन हमारा और सरकार हमारी ध्यान दे रही है और हम इससे सुरक्षित हैं। तीसरा सर मैंने पूछा था मूवमेंट पास के लिए। हाँ, मूवमेंट पास के लिए हमने आपको बताया कि हमने डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। इसमें एडीएम्स जो है जो आउट ऑफ स्टेट के पासेज हैं, जो एसडीएम है सब डिवीजन लेवल पर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे जो पुलिस कप्तान हैं वो भी जो है पासेज जारी करते हैं, जिससे कि किसी लेवल पर पासेज जारी करने में कोई विलम्ब ना हो। और विलेज लेवल पे क्या सरपंच जारी कर सकता है? नहीं, विलेज लेवल पर सरपंच को अधिकृत नहीं किया गया है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would request Mr. UK Sharma sir to ask his question. Sir, please. मेटिकुलस प्लानिंग की है और आपने कोविड के हर एस्पेक्ट को कवर किया है, चाहे वो प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट हो और प्रिकॉशन हो। पर्टिकुलरली नेपाल बॉर्डर से जो आपकी सीमा लगती है वहां तक भी आपने कवर किया है। कांग्रेचुलेशन, एक्सीलेंट प्लानिंग सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है? कितने कोविड के केसेस कुछ हैं या ठीक हो गए हैं? क्या स्टेटस है? नंबर 1। नंबर 2, आपने जैसे बताया कि 20,000 लोग बाहर से आपके डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो अपने रिवर्स माइग्रेशन की वजह से, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है? किस तरह क्या का आपकी योजना है उसको टैकल करने के लिए? जो आपने अभी इसके बारे में जानकारी चाहिए जी। कि हम लोग जो रिवर्स माइग्रेशन करके आ रहे हैं जी, उनको हम लोग किस प्रकार से अपने जनपद में रोकेंगे। तो उनके लिए जो हमारा प्लान है, जैसे हमने आपको बताया कि हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये रखा है कि मनरेगा के अंतर्गत उनका जॉब कार्ड हम बनाना शुरू कर दिए हैं और मनरेगा के अंदर जॉब कार्ड बना करके उनको हम वर्क दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने अपने जॉब कार्ड बनवा लिए हैं और उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा अब चूंकि अभी ये रिवर्स माइग्रेशन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये कोरोना कितना लंबा चलेगा, इसको देखते हुए हम लोग ये प्लान बनाने जा रहे हैं कि MSME के अंतर्गत उनको लोन सैंक्शन किया जाए और छोटे छोटे जो लघु स्मॉल स्केल या विलेज या कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लोग माइग्रेट होने के बाद हमारी काफ़ी लैंड ऐसी हो गई है जो कि कृषि योग्य, मतलब लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। तो वो बिना कृषि के हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो उनको हम कृषि से जोड़ने के लिए जो कृषि एग्रीकल्चर इनपुट्स है या हॉर्टिकल्चर के इनपुट्स हैं वो हम दे रहे हैं कि जिससे कि लोग प्लांटेशन प्रारंभ करें और खेती करना प्रारंभ किए। जहाँ तक कोरोना का हमारा स्टेटस हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अभी तक कोरोना का एक भी पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव नहीं हुआ है। हमने 68 कोरोना के जो है स्वैब लेकर हमने टेस्ट के लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेज को भेजा था, वो सभी निगेटिव्स आए हैं। लेकिन अब चुनौतियां हमारे समक्ष इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अभी तक जो लोग आए थे वो लोग, उस समय कोरोना का स्प्रेड पूरे कंट्री में इतना नहीं था। उस समय प्रारंभिक दौर था, ये 28 मार्च से लेकर के 2-3 अप्रैल के बीच में लोग आए थे। अब चूंकि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैल चुका है तो अब हमारे लिए चुनौती ज़्यादा है कि अब हम इसको किस प्रकार से रोकें। इसीलिए अब हमने जो कम्युनिटी क्वारंटाइन का प्राविधान किया है, और दूसरा कि उनका जो है अगर मान लीजिए इसमें कोई मिलता भी है पॉजिटिव तो उसका किसी प्रकार से विलेज के साथ या कम्युनिटी में स्प्रेड न होने पाए और उसको वहीं पर कंटेंट करके फिर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए ला सकें। थैंक यू सर। Okay, thank you very much, sir. Now I would request Mr. Madan Mohan sir to ask his question. Sir, please. पांडे जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन किया आपने। ऑलमोस्ट यू हैव टच्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। Especially I am impressed with regard to your activities with regard to yoga camps or home delivery of medicine to the needy
and even hotels being used as CCCs. So these are good things. Now, as I see it, as of now, there are two main problems जो सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया. उसमें एक तो ये है कि जो हमारी माइग्रेंट लेबर आ रही है, इसको हम कैसे डिप्लॉय करने जा रहे हैं वो आपने बता दिया. पर आई थिंक इसमें आपको टेस्टिंग जो है वो बड़ी प्रॉपर और एडिक्वेट करनी पड़ेगी. सिर्फ क्वारंटाइन से काम नहीं चलेगा. यू मे हैव टू टेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, और उसके लिए क्या अरेंजमेंट आप करेंगे. ये क्वारंटाइन के लिए जगह है, रख दिया, वो बात ठीक है, पर उनकी टेस्टिंग जो है आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, जो मैं समझता हूँ इस टाइम इश्यूज हैं आपके स्पेशली डिस्ट्रिक्ट में, वो एक तो आपके माइग्रेंट लेबर जो आ रही है वो उसका 20,000 आपने बताया. दे आर योर ओन पीपल, यू हैव टू कीप देम एंगेज, वो आपकी एक्टिविटी आपने बताया. दूसरा ये कि आर देयर एनी नेपाली सिटीजन्स स्टिल देयर विद यू and who are quarantined and who are likely to be I mean, what are your plans to shift them back? जो आपने पहला बताया कि जो आ रहे हैं लोग, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है. उसके लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जो भी व्यक्ति रेड जोन से या हॉट स्पॉट से या कंटेनमेंट जोन से आएगा उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे. और बॉर्डर पर हमारे करीब लगभग 500 की कैपेसिटी है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की. बॉर्डर के एंट्री पॉइंट पर हमारा जो टनकपुर और बनबसा का इलाका है. इसके अलावा किसी हॉस्पिटल से अगर कोई आ रहा है रेफर होकर के या वहाँ से इलाज करा करके आ रहा है, तो उनको भी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे. या जब हमारी मेडिकल टीम स्क्रीन करेगी बॉर्डर पर और उसमें किसी के अंतर्गत भी ILI का कोई भी सिम्टम्स आएगा, तो उनको बॉर्डर के पास जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होटल्स हमने रिक्विजिशन किए हैं उनको रखेंगे. इसके अलावा जो अन्य लोग बचेंगे उन्हीं को हम विलेज में भेजेंगे या अर्बन क्षेत्र में भेजेंगे, और वो भी कम्युनिटी क्वारंटाइन में ही रहेंगे. उनका भी किसी प्रकार से उनके साथ कांटेक्ट नहीं होने पाएगा. इसके अलावा जो लोग आए हैं और उनको किस प्रकार से रोका जाए और यहाँ पर फिर वो रिवर्स माइग्रेशन सस्टेन करे, इसके लिए जैसा कि हमने बताया कि तात्कालिक रूप से तो मनरेगा के अंतर्गत और जो अन्य एक्टिविटीज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें इन्वॉल्व करना, लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में उनको लोनिंग करना, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना, इनपुट्स देना, ये सब हम लोगों ने प्लान बनाया है. और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर वर्क कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट भी जल्दी ही कोई पैकेज जो है डिक्लेयर करने वाली है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वो सस्टेन करे. और लोग यहाँ के जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज काफ़ी कम हो गई है और हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कम है और हमारी निर्भरता अन्य राज्यों पर रहती है, उसको हम मीट आउट कर सकें. सर, मेरा क्वेश्चन था नेपाल के कुछ लोग हैं क्या इधर और उनको क्वारंटाइन कर रखा है या उनको क्या प्लान है? हाँ, वो मैंने बताया कि नेपाल के हमारे 220 लोग हैं, और वो चूंकि बॉर्डर वहाँ पे भी सील्ड है और अभी भी लॉकडाउन नेपाल में भी चल रहा है, तो वो लोग अभी तक जा नहीं पाए हैं, और वो लोग हमारे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं और उनकी हम पूरा प्रॉपर केयर कर रहे हैं, और वो लोग सब लोग ठीक से रह रहे हैं यहाँ पर. और सर, उनका तो अरेंज किया जा सकता है. I mean, the country is like it should take it back. हमने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात किया. उन्होंने परमिशन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से सीख किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया है. और चूंकि ये लोग एडामेंट हैं अपने घर जाने के लिए, हमने इनको प्रपोजल ये भी दिया कि आप यहाँ रह करके जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेपाल में 7 मई तक लॉकडाउन है. तो उनका कहना है कि 7 मई तक हम वेट करेंगे और उसके बाद अगर कोई डिसीजन होता है तब हम कार्य करने पे विचार करेंगे. राइट. एक छोटा सा मुझे क्लैरिफिकेशन लेना है. ये लिटरेसी कैंप जो आप कह रहे हो, इज इट विद रिगार्ड टू कोविड और इज इट समथिंग एल्स? आई मीन, इज इट योर रेगुलर एक्टिविटी? क्या है ये जब हमारा कैंप शुरू हुआ तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसमें ये पता किया जाए कि कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है. तो जब ये हमने डेटा कलेक्ट किया तो उस समय हमारे पास 236 लोग ऐसे थे, नेपाली और इंडियन मिला करके, कि जो कि इलिटरेट. तो ये हम लोगों ने कहा कि ये इस समय इनके लिए एक रिस्पेक्ट और प्राइड का ये वर्क होगा अगर हम इनके लिए लिटरेसी कैंप शुरू करें.
और जब हमने इस पर फोकस किया तो काफ़ी इसका लोगों ने रिस्पांस अच्छा आया। तो ये लगभग हमारा 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो गया और इसमें काफ़ी जो इलिटरेट लोग थे उन्होंने बड़ा इसको अच्छे ढंग से लिया और इसमें कोऑपरेट किया। और इवन आज की स्थिति ये है कि सभी लोग अपना नाम लिखना, जो पहले थंब इम्प्रेशन देते थे, उनके अंदर एक प्राउड फीलिंग हुई कि अब मैं हर जगह अपना सिग्नेचर कर सकता हूँ। और धीरे धीरे पढ़ना और लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो हमारा जो इसमें सबसे बड़ा पर्पस था कि ये होगा तो उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट आएगा। और एक्टिविटीज तो शार्ट टाइम की होगी, उनको लगेगा कि अच्छे ढंग से खाना दिया, रखा और चले गए। ये अगर वो साक्षर होकर जाएंगे तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा और वो मानेंगे कि हम रिलीफ कैंप का हमारा जो है अच्छे ढंग से उपयोग हुआ। तो ये एक यहाँ का हमारा अपना इनोवेशन था और वो काफी सक्सेसफुल रहा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Thank you very much, sir. I think we have covered all the questions of our panelists. Is there anything, sir, you want to cover before we end this session? No, thanks. I have covered all things. Yeah. Thank you very much, everyone, for being with us, and thanks again for joining us. Next time we will see you soon. Thank you very much. Thank you, Surendra ji, for making such a good presentation. और आशा करते हैं ऐसे ही आप अच्छा वर्क आप आगे कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद। Thank you.